रिक्शा के रहस्यमयी तरीके से अचानक रुक जाने से हड़कंप मचा हुआ है। ये ई रिक्शा चलते चलते बीच सड़क पर अचानक बंद हो जाते हैं। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी खराबी है, जिसमें बैटरी की कोई दिक्कत हो सकती है या वायरिंग में कोई खराबी आ गई होगी। लेकिन जब सड़क पर गुजरने वाले हर दूसरे तीसरे ई रिक्शे में ये दिक्कत आने लगी, पता चला कि ये किसी चाइनीज ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शा रोकने की शरारत की जा रही है। सबसे अजीब बात यह कि जो लोग ये शरारत कर रहे थे वो पहले ई रिक्शा रोक देते थे, फिर कुछ लोग मदद के नाम पर 200-300 रुपए ऐट लेते थे और ई रिक्शा को चालू कर देते थे। आप में से बहुत से लोगों को ये एक सामान्य सी शरारत करने वाली छोटी मोटी खबर लगेगी, लेकिन इस खबर के पीछे की हकीकत सुनेंगे तो आपको झटका लगेगा, क्योंकि मामला सरकार तक पहुंच गया। ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा एक गंभीर मामला हो सकता है। वैसे भी चीन को लेकर हर देश अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत से चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज ऐप्स हैं जिससे दुनिया भर के लोगों पर चीन की नजर रहती है। आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, ये सारा डेटा चीन तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा है, चीन के ऐप्स के जरिए, चीन की चिप्स के जरिए। आप सोचिए, सड़क पर चलने वाला ई रिक्शे पर भी चीन का कंट्रोल है, तो आपके घर में ऐसे कौन कौन से चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और वो आपकी जानकारी चीन तक भेज रहे हैं। फिलहाल आप इस बात से तसल्ली कर सकते हैं कि ई रिक्शा वाली इस चाइनीज ऐप को केंद्र सरकार ने आनन फानन में बैन कर दिया। यानी खतरा खत्म नहीं, सिर्फ टला है, क्योंकि वो चिप तो अभी भी उस ई रिक्शे में लगी हुई है। सवारी बैठे हुए एकदम बंद हो जाती है गाड़ी, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी बिल्कुल परेशानी हो जाता है, सवारी उतर के दूसरी में बैठ जाती है। पब्लिक भी परेशान है, किराए वाले भी परेशान है, गाड़ी वाले भी परेशान है। ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर करंट ही नहीं आ रहा है। इस ऐप के लिए मतलब ये ना इसको बैन करा जाए। There are a couple of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. आगे बढ़ने से पहले आपको उस एप्लीकेशन के बारे में, उस ऐप के बारे में बता देता हूं जिसने ई रिक्शा को लेकर पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है। इस ऐप का नाम है BAT-BMS। इसमें बैट का मतलब बैटरी से और BMS का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक चीनी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे शेंजन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ये कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ई रिक्शा में किया जाता है। इस ऐप के जरिए मोबाइल के ब्लूटूथ को स्मार्ट लिथियम बैटरी में लगे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी रेंज 10 से 30 मीटर तक की है। बैटरी के ब्लूटूथ से स्मार्ट बैटरी को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें बैटरी चार्जिंग स्टेटस, वोल्टेज जैसी कई जानकारी आपको मिलती है, ताकि बैटरी में आग लगने की घटना को रोका जा सके। ये इसका पर्पस था। कुछ बैटरीज रिमोटली ऑन ऑफ फीचर के साथ भी आती हैं, जिन्हें इस ऐप से कनेक्ट किया जा सकता है, और यहीं पे ये ऐप खेल कर रहा था। हालांकि इन बैटरीज में पासवर्ड की सुविधा दी गई है, लेकिन ज्यादातर लोग पासवर्ड नहीं लगाते, जिससे ये दिक्कत का सामना इनको करना पड़ा। बहुत सारी कंपनियां बड़ी हैं जिनमें पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, उन बैटरियों में प्रॉब्लम आ रही है। जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा हुआ है वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसको अपने नज़दीकी डीलर के पास जाके या तो इसका ब्लूटूथ को निकाल दें या फिर इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करा लें। तो ये भी एक तरीके का चीनी जासूस है। जिस तरह आप अपने मोबाइल कंप्यूटर और वाईफाई सिस्टम को पासवर्ड से सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह अपने ई रिक्शा की बैटरी में पासवर्ड लगाकर इस परेशानी से बचा जा सकता है। लेकिन जो लोग अभी भी इस शरारत को करने की सोच रहे हैं, तो अपनी सोच पर तुरंत ब्रेक लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर अब आप जेल तक जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ई रिक्शा के कंप्यूटर सिस्टम में मालिक की जानकारी या सहमति के बिना उसमें छेड़छाड़ करता है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 की धारा 66, जिसकी धारा 43 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत एक तरीके का साइबर अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जैसे किसी कंप्यूटर को हैक करना, उससे छेड़खानी करना एक अपराध है, वैसे ही ये मामला ई रिक्शा के इस ऐप का भी है। दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वैसे केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। आप कुछ केसेस में FIR दर्ज करिए, एक समरी कन्विक्शन लीजिए और लोगों को समझा दीजिए कि साहब ये खेल नहीं है, आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में खिलवाड़ करेंगे तो आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एक और वेकअप कॉल भी है, वो ये है कि ई रिक्शा की जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी है, वो इतनी कमजोर है कि कोई बंदा किसी ऐप के माध्यम से आपके ई रिक्शा के अंदर घुस आता है।
ई रिक्शा से जुड़ा ये मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, ये देश की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक गंभीर मामला हो सकता है। एक ऐप की मदद से देश के लाखों वाहनों की बैटरी का डेटा या ऑपरेटिंग से जुड़ी जानकारी चीन तक पहुंच रही है। आपके घर में ऐसे बहुत से आइटम हैं जो चीन से बनकर आए हैं या चीन से मंगाए गए पार्ट्स को मिलाकर तैयार किए गए हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के ईयरफोन्स, पावर बैंक्स, लैपटॉप, टेलीविजन लाइट्स, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच या स्मार्ट रिंग, ये तमाम फिटनेस बैंड, ये वो तमाम चीज़ें जो चीन से बन के आ रही हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेकर अब बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको याद दिलाऊं, नवंबर 2022 में ब्रिटेन की सरकार ने अपने यहाँ चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरे, हाई विजन और दहुआ के इंस्टॉलेशंस पर रोक लगा दी थी। अप्रैल 2024 तक ब्रिटेन में 50% साइट्स पर ये कैमरे हटा भी दिए गए। ब्रिटेन सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि चीन अपने कैमरों की मदद से ब्रिटेन सरकार की गतिविधियों पर नजर रख रही है। इससे पहले अप्रैल 2021 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने चाइनीज कंपनी हाइक विजन के कैमरे हटवाए थे। भारत सरकार ने भी 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए चाइनीज कंपनियों के सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर बात यह कि चाइनीज प्रोडक्ट्स अच्छा है, इसकी तो गारंटी नहीं है, सस्ता जरूर होता है, लेकिन उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए चीन का सामान खरीदते समय थोड़ा सतर्क जरूर रहिएगा। बात करते हैं आज की अगली और बड़ी कहानी की। कल चक्रव्यूह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में गाड़ी रुला रही है मैं आपको हमने दिखाई थी, जिसका हमको जबरदस्त समर्थन मिला। सोशल मीडिया पे लोगों ने इस कहानी को बहुत पसंद किया। आपके इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं इसका पार्ट 2। अगर आपकी गाड़ी भी पेट्रोल से चलती है तो स्क्रीन से अगले कुछ मिनटों तक नजरें मत हटाइएगा। आज हम सिस्टम की उस पॉलिसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो चुपचाप आपकी जेब और आपकी कार के इंजन दोनों पर बैड इंपैक्ट ला रही है। हाँ, माइलेज तो घटा हुआ है। माइलेज में फर्क पड़ेगा क्योंकि वाल में, पिस्टन के वाल में जो प्रॉब्लम होगा तो होगा ही। मैकेनिक कह रहा है कि इनके फिल्टर जाम हो रहे हैं, जो ब्लेंडिंग हुई है उससे, तो वो भी खर्चा बढ़ा ही है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. तो अभी भी आपने अपनी गाड़ी की बर्बादी पर आंसू बहाते कार मालिकों का दर्द सुना, गाड़ियों के पुर्जे से वाकिफ कार मैकेनिक की बेबाक राय देखी और देश के पेट्रोलियम मंत्री से लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बड़े बड़े दावे और भरोसे सुन लिए। भारत की गाड़ियों पर एथेनॉल के असर पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्टडी की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हमारी एक बार फिर भारत सरकार से अपील है कि अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल कोई आधिकारिक डेटा नहीं होने से जनता में भारी कंफ्यूजन है। 2023 में एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल को इंट्रोड्यूस करते, जब हमारे पास गाड़ियां भी नहीं थी, गाड़ी की कंपनियों पे दबाव डाला कि वो एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल को एक्सेप्ट करने वाली गाड़ियां बनाए और 2025 में ये मैंडेटरी फ्यूल हो गया। अब स्थिति यह है कि आज भी भारत के अंदर 80% से अधिक गाड़ियां एथेनॉल 20 फ्यूल कंप्लाइंट नहीं है, जिससे गाड़ियों का एवरेज गिर रहा है, गाड़ियों में दिक्कत आ रही है और कहीं समस्या है। अभी आपने तहसीन पूनावाला को सुना, वो देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम डिबेट्स में आप इनको देखते आ रहे होंगे। पूनावाला ने अब ऐलान कर दिया है कि इस मांग को लेकर वो 5 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत पर टिका कड़वा सच यही है कि आज देश का गाड़ी मालिक डरा हुआ है, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये खौफ, ये डर इतना बड़ा क्यों हो गया है? तो आप जरा इस डेटा को समझिए और देखिए। अलग अलग ऑटोमोबाइल रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 26 करोड़ से ज्यादा 2 व्हीलर हैं, जिनमें 95% से अधिक पेट्रोल पर चलते हैं। E20 पेट्रोल पे ही है। कारों और SUV की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर सड़कों पर है। 2024-25 तक कुल कार बिक्री में पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी लगभग 54.5% थी। कुल मिलाकर आज देश की सड़कों पर 25 से 28 करोड़ से अधिक एक्टिव पेट्रोल गाड़ियां दौड़ रही हैं
और सबसे डराने वाला दावा तो ये है कि इन 28 करोड़ गाड़ियों में करीब 80% गाड़ियां 2023 से पुरानी मैन्युफैक्चर्ड हैं। यानी ये वो गाड़ियां हैं जो E20 पेट्रोल के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है। इनका इंजन 20% इथेनॉल झेलने के लायक नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 18 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E30 के मानकों को भी नोटिफाई कर दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी चेतावनी आई। लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने चेतावनी दी है, आज भारत की सड़कों पर दौड़ रही ज्यादातर कारें भविष्य में आने वाले E30 या उससे अधिक मात्रा वाले इथेनॉल ईंधन के अनुकूल यानी कंफर्टेबल नहीं है। अगर इन गाड़ियों में भविष्य का ये फ्यूल डाला गया तो इन गाड़ियों के इंजन और परफॉर्मेंस को गंभीर नुकसान हो सकता है। ये BMW के इंडिया हेड बोल रहे हैं। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, जबकि इथेनॉल बनाने के लिए जरूरी गन्ना हो, मक्का हो या चावल जैसी फसलें वो देश में पैदा होती हैं। इथेनॉल को लेकर देश में आज जो संग्राम छिड़ा है उसकी स्क्रिप्ट रातों रात नहीं लिखी गई है। इसके पीछे की कहानी समझिए। 2013-14 के दौर में पेट्रोल में बमुश्किल 0.1 से 1.5% तक इथेनॉल मिलाया जाता था। उस वक्त 5% ब्लेंडिंग का टारगेट भी किसी दूर की कौड़ी जैसा था। लेकिन मई 2014 में मोदी सरकार के आते ही उस वक्त के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरे गेम को बदल कर रख दिया। सरकार बनते ही पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग का नया टारगेट तय कर दिया, जिसे जून 2022 में पूरा भी कर लिया गया। इसके बाद जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 के लिए तय किया गया था, सरकार ने अचानक अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसे 5 साल पहले ही 2025 में लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1 अप्रैल 2026 से देश के कोने कोने में E20 पेट्रोल ही पेट्रोल पंपों पर अब बिक रहा है। लेकिन सरकार का एक्सीलेटर यही नहीं रुका। देश के 48 पेट्रोल पंपों पर अब E85 यानी 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला और 15% पेट्रोल वाला फ्यूल मिल रहा है। इस साल दिसंबर तक इसे 500 पंपों तक पहुंचाने की तैयारी भी है। और तो और खुद नितिन गडकरी ये साफ कर चुके हैं कि 100% इथेनॉल पर दौड़ने वाली गाड़ियों की भी सरकार से हरी झंडी उसको मिल चुकी है। और इथेनॉल के खिलाफ जो दुष्प्रचार देश में चल रहा है इस वक्त, उसके पीछे देश की पेट्रोल लॉबी काम कर रही है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। माननीय गडकरी जी ने अपनी बात बहुत बेबाकी से खड़े होकर बोल दी, लेकिन सवाल है कि जब आप खुद सरकार में, आप मंत्री हैं, 22 लाख करोड़ के तेल इंपोर्ट में मलाई खाने वाली उस पेट्रोल लॉबी को आप एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? जांच कराइए, पकड़वाइए ऐसे लोगों को जो पेट्रोल माफिया का काम देश में कर रहे हैं। आपकी सरकार, एजेंसीज आपके पास है। और अब एक और अहम बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां कीमतों का खेल भी समझना जरूरी है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तो डीरेगुलेटेड है, यानी उसे बाजार का उतार चढ़ाव तय करता है। लेकिन इथेनॉल की कीमत सरकार तय कर रही है, यानी ये सरकार के कंट्रोल में है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को देश में सबसे ज्यादा प्रमोट नितिन गडकरी साहब ने किया और ठीक यहीं से उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी उनके ऊपर हितों के टकराव के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इसलिए क्योंकि खुद उनके बेटे सारंग और निखिल गडकरी पूर्ति ग्रुप के जरिए चीनी और इथेनॉल के प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार की नीतियां देश के लिए हैं या कुछ खास लोगों के लिए। लाखों करोड़ का घोटाला है। गडकरी जी के बच्चों की कंपनियां 80% एथेनॉल बना रही है। दुनिया में कहीं पर भी एथेनॉल पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता। गडकरी जी पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेता प्रताप खाचरियावास को आप सुन रहे थे। खाचरियावास साहब को भी अपना ज्ञान थोड़ा दुरुस्त यहां करना चाहिए। दुनिया के कई बड़े देश, जी हां, दुनिया के कई बड़े देश E20 क्या E85 पेट्रोल तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां एक और हमारे यहाँ एक बड़ा फर्क है, चॉइस की विकल्प का। यानी वहां पर आपके पास दूसरा पेट्रोल भी मिलता है, जबकि अपने देश में ऐसा ना के बराबर दिख रहा है। ब्राजील इथेनॉल ब्लेंडिंग का पायनियर देश है। यहां कम से कम E27 पेट्रोल ही मिलता है, लेकिन यह भी ध्यान रखिए, यहां की गाड़ियां यानी ब्राजील की गाड़ियां उसी हिसाब से फ्लेक्स फ्यूल्स पे चल पाएं, उसी डिजाइन पर बनाई जा रही हैं। यानी गाड़ियां वहां पे कंफर्टेबल है।
अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर ड्राइवर के पास E10, E15, E85 यानी फ्लेक्स फ्यूल चुनने का पूरा ऑप्शन रहता है। यानी वाहन चालक की मर्जी होगी कि वो कौन सा फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाएगा। यूरोप के जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में स्टैंडर्ड फ्यूल E5 या E10 मिलता है, इस्तेमाल होता है। थाईलैंड, जो कि हमारा पड़ोसी एशियाई देश है, यहाँ भी E10 फ्यूल मिलता है। यानी दुनिया के कई देशों में इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खाचरियावास जी, आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि ई पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारा आज का सीधा सवाल चक्रव्यूह में है कि जब यूरोप और अमेरिका में ग्राहक को अपनी गाड़ी के हिसाब से E10 या E20 या E85 पेट्रोल चुनने की चॉइस मिलती है, तो फिर हिंदुस्तान के करीब 25 करोड़ गाड़ियों के टैंक में जबरन इथेनॉल को क्यों झोंका जा रहा है, बिना किसी चॉइस के, बिना किसी वार्निंग के? आखिर ये कौन सी लॉबी है जो आपके इंजन की कीमत पर अपना मुनाफा कमा रही है? दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? 2023 से जो पहले गाड़ियां हैं उसमें थोड़ा सा माइलेज लॉस जरूर होता है, बल्कि 3 to 4%। बट हैविंग सेड दैट, वो 3 to 4% कितना हो रहा है? 20% में, क्योंकि अगर 100% की पेट्रोल 100% का फ्यूल है, उसमें 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है। उस 20% पे 3 to 4% का माइलेज लॉस है। बट अगर आप लार्जर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए तो हम सेल्फ डिपेंडेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। दूसरे देशों पे हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं, मतलब तेल खरीदने के लिए कोई। कल चक्रव्यूह में हमने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया था। जिस पर्यावरण को बचाने के नाम पर E20 फ्यूल को लाया गया, कहीं इसी इथेनॉल का उत्पादन उसी पर्यावरण का गला तो नहीं घोट रहा है? आज देश में इथेनॉल सीधे गन्ने और अनाज से बन रहा है, जो आने वाले वक्त में पानी और खाने का भारी संकट पैदा कर सकता है। सरकार को अब फौरन सेकंड जनरेशन इथेनॉल पर फोकस करना चाहिए। देश में हर साल 16 करोड़ टन धान की पराली होती है। अगर गन्ने की खोई, भूसी, बांस और इस पराली से इथेनॉल बने तो हवा का प्रदूषण भी घटेगा और फसलों में लगने वाला बेशकीमती पानी की भी हम बचत कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इनको डिपेंडेंसी गन्ने के ऊपर लाने की जगह इन लोगों को जो हमारी पराली है, जो हमारा रेसिड्यू वेस्ट आता है किसानों का, उसके ऊपर भी इन लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि इससे भी इन लोगों को एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी चाहिए, जिससे कि अब जो किसान पराली जलाते हैं और हमारे आसपास एयर पोल्यूशन होता है, वो भी इस चीज से खत्म हो सकता है। तो 2-3 बातें आखिर में बोलना चाहूंगा। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, वो पॉलिसी पेपर सामने रखें जिसकी बेसिस पर इस पॉलिसी को अचानक लागू कर दिया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम सब पर्यावरण के बचाना चाहते हैं, हम प्रदूषण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस इथेनॉल की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है या बढ़ने वाला है, वो चिंता भी सार्वजनिक होनी चाहिए, उस पर भी एक स्टडी होनी चाहिए। अब बात करता हूं पब्लिक व्यू की, क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मुझे लगता है। राम मंदिर के मामले पर संजय त्रिपाठी जी का पोस्ट है, भारत माता का मंदिर ये पूरा देश है और स्वतंत्रता से आज तक इस मंदिर से हम सब रोज कुछ ना कुछ चुराते चले जा रहे हैं और फिर हौसले इतने बुलंद हो गए कि हमारे घिनौने हाथ सीधे सीधे राम जी के घर तक अब पहुंच गए हैं। पेट्रोल वाली कंट्रोवर्सी पर माधुरी जी का पोस्ट है, अगर सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है तो उसकी